एंशियंट टाइम में जो ड्रैगन क्लैन का दुनिया था, वहाँ पे ये जो स्टोरीज थे बिल्कुल ही किसी लेजेंड की तरह पास होते रहे। और वो ड्रैगन क्लैन जो कि हजारों सालों से रह रहा है, वो अपने बच्चों को जन्म दे सकता है, वो भी अपने पार्टनर के प्यार की मदद से। तो फिर उस वजह से जो भी बच्चे ड्रैगन के तौर पे जन्म लेते हैं, उसको उन्हीं दोनों के प्यार का निशानी माना जाता है। और ये सही में एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी नहीं है, लेकिन एक अंधेरी रात में एक ड्रैगन बहुत ही गहरे में सदमे में चली गई, क्योंकि उसने किसी ड्रैगन को नहीं बल्कि उसने किसी इंसान के बच्चे को जन्म दिया था। और वो कभी भी उस बच्चे के फादर के साथ नहीं हो सकती है, और उसको एक बहुत ही शक्तिशाली स्पेल से श्रापित कर दिया गया था, जिस वजह से उसको फोर्स करा गया, वो भी अपने ऐसे छोटे से बच्चे से अलग होने के लिए। और उस वजह से वो जो बच्ची थी वो हमेशा के लिए अकेले ही रह गई। तुम तो एक हाफ ह्यूमन और हाफ ड्रैगन हो, और ये तो डिसग्रेस का सिंबल है। और तुम्हारे वो जो ब्लू ब्लू आईज है उसको देख के मेरे को गुस्सा आ रहा है। और ये जो बच्चा है इसको तो कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करा जा सकता है, वो भी हम लोगों के ब्लैक नाइट क्लैन के अंदर। और अगर दूसरे ड्रैगन क्लैन को अगर इन सब चीजों के बारे में पता चल जाता है, तो फिर हम लोग के ऊपर ही मुसीबत आ जाएगा। और एक ऐसा एग्जिस्टेंस जिसको कि कभी भी कहीं पे भी वेलकम नहीं करा गया, इसके लिए तो ज्यादा अच्छा होगा हम लोग इसको जान से यहीं पे खत्म कर दे। नहीं, हम लोग इसको अभी नहीं मार सकते हैं। अभी के लिए हम लोग को उस बच्चे को किसी सीक्रेट की तरह रखना होगा हम लोग के पास। नहीं, मेरे को जान से खत्म कर दो। अच्छा, सही में इसका मतलब तो ये है कि तुम्हारे साइड में कोई भी नहीं है ना? और इस तरीके से दूसरे क्लैन से रिजेक्शन और जो बुलिंग था वो धीरे धीरे उस बच्चे के लिए और भी ज्यादा खराब होता गया। और वहाँ पे कोई भी ड्रैगन या फिर कोई भी ह्यूमन ऐसा नहीं था जो कि एक हाफ ड्रैगन चाइल्ड को प्रोटेक्ट करे। और हर एक दिन उस छोटे से बच्चे के लिए एकदम ही किसी बुरे सपने के जैसा था। और यहाँ तक कि ऐसे छोटे बच्चे जो कि उससे बहुत ज्यादा कमजोर थे और वो फाइट भी नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो अनजाने खतरे की तरफ भाग जा रही थी, वो भी बाहर के दुनिया में। लेकिन वो बस इन सब चीजों को सहन करे जा रही थी अकेले। और यही सबसे बेस्ट था जो कि वो बच्ची कर सकती थी। ऐसे सफर करके एंडोर करते करते वो ये विश्वास कर रही थी कि इसका जो ये लंबा सा स्टोरी है वो कभी ना कभी खत्म हो जाएगा एक दिन। लेकिन ये जो बेकार सा दुनिया है, इसका किस्मत कभी भी घूमने से नहीं रुकता है। जेनिया, अब हम लोग तुम्हारा ख्याल नहीं रख सकते हैं। और यहीं से उस मासूम से बच्चे की जिसको कोई भी प्यार नहीं करता है, उसका स्टोरी शुरू होता है। जाना हम लोग को लगता है कि जो दूसरे ड्रैगन क्लैन के मेंबर्स हैं उन लोगों को तुम्हारे एग्जिस्टेंस के बारे में पता चल गया है, तो फिर उस वजह से तुम हमको ब्लेम मत करना। लेकिन जो मेन रीजन है जिसकी वजह से हम लोगों ने तुमको अभी तक भी जिंदा रखा था, क्योंकि मैंने तुम्हारे मदर को प्रॉमिस करा था। अब वो सुन के जन्नत बोल रही होती है, लेकिन प्लीज आंटी रुको जाइए, मैं इसके आगे क्या करूंगी। अब वो सुन के वो आंटी बोल रही होती है, तुम्हारे उस गुजरे हुए मदर को छोड़ के तुम्हारी अभी भी एक ब्लड रिलेटिव है ना, और उसका नाम तो डायरमूड जैसा कुछ है। तो फिर तुम ट्राई करना उस ह्यूमन मेल को विजिट करने का, या फिर शायद उसको जाके ये बोलना कि तुम उसी की बेटी हो, तो फिर शायद जाके वो तुम्हें प्रोटेक्ट करे। तो फिर ठीक है, अब से जाना, तुम्हारे दिल में जैसे भी है तुम वैसे अपनी जिंदगी को जीना। इतना बोलने के साथ वो जो सारे के सारे ड्रैगन होते हैं वहाँ से चले जाते हैं। और फिर ऑथर बता रहा होता है कि ये जो कंटेंट है ये हम लोग का ओरिजिनल स्टोरी नहीं है। अब जो जैना होती है वो सोच रही होती है, मेरे को नहीं लगा था कभी कि मैं डायरमूड से इतने जल्दी मिलने वाली हूँ। अब वो तुम बताया जाता है कि जो डायरमूड बेलफेनियन होता है वो बायोलॉजिकल फादर होते, वो भी जैना का, वो भी उस नोवेल के अंदर जिसमें मैं रिइंकार्नेट हुआ हूँ। और स्टोरी के अंदर वो तो फाइनल बॉस बन जाता है, वो भी कुछ सालों बाद। अब तो हमें उस नोवेल द स्वॉर्ड ऑफ रिवेंज के बारे में बताया जाता है। ये स्टोरी होता है प्रोटोगनिस्ट लोगिनियन का, जो कि अपने रिवेंज को लेना चाहता है डायरमूड के ऊपर, जिसने कि उसके मदर को मारा था। और ये एक फैंटेसी नोवेल है जिसको कि मैं अपने पास्ट लाइफ में बहुत ज्यादा पढ़ा करता था। और जो ओरिजिनल डायरमूड है उसको इस तरीके से डिस्क्राइब करा गया है कि वो एक बहुत ही महान मैजिशियन है जिसने कि अपने इमोशंस को सील कर दिया था, फिर उसके बाद वो करप्शन में फंसे रह गया। लेकिन असल में वो तो एक हीरो की तरह था जिसको कि सभी लोग रिस्पेक्ट भी करते थे। लेकिन जब एक औरत ने जिसको कि डायरमूड सबसे ज्यादा प्यार करता था वो उसको तुरंत ही छोड़ के चली गई, तो फिर उसी वजह से दुनिया को बचाना को छोड़ के उसको किसी मर्डर की तरह घोषित कर दिया गया। और वो बिल्कुल ही डिसअपेयर में भी चला गया, और उसी वजह से उसका नाम पड़ गया डिस्पेयर डर्मोइड। और उसी वजह से उसने अपने इमोशन को खत्म कर दिया। और फिर उसके कुछ सालों बाद वही खुद ही एक विलन बन गया, जिसकी वजह से वो रियल मर्डर्स भी करने लग गया उसके बाद से। और यहाँ तक कि उसने तो अपने आंखों को भी बंद कर लिया था जब उसकी बेटी मारी गई थी तब। और इस नोवेल के अंदर मैं एक मेंबर हूँ, वो भी ड्रैगन रेस का, जिसको कि बहुत ही दर्दनाक तरीके से खत्म कर दिया गया था जब मैं 17 साल का था। लेकिन डर्मोइड ने जब विटनेस करा अपनी बेटी के डेथ को, तभी भी उसके अंदर से कोई भी एक्सप्रेशन नहीं निकला। और यहाँ तक कि उसने अपनी बेटी को तो ये बोला मरते हुए कि तुम्हारे जन्म से मेरे अंदर कोई भी इमोशन नहीं आया, तो फिर उसी वजह से तुम्हारे मरने से भी मेरे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा।
तो फिर सारे के सारे फादर्स ऐसे क्यों होते हैं? और मैंने कभी भी उससे ऐसा कुछ भी उम्मीद तो नहीं करा था, लेकिन एक फादर को होना, वो भी इस लाइफ में। और मेरे पास्ट लाइफ में मेरा नाम मिन था, लेकिन जब मैं 17 साल की थी मेरे को मार मार के मेरे को जान से खत्म कर दिया गया था मेरे फादर के द्वारा, जिसको कि कभी भी मेरा जरूरत नहीं था। लेकिन उस वक्त मैंने तुरंत ही रियलाइज कर लिया था कि रिइंकार्नेशन के बाद भी मैं अपनी किस्मत को कभी भी नहीं बदल सकती हूँ। आज ना बोलने के साथ ही रहना होते वो तुरंत ही अपने सामान को पैक कर लेते और फिर उधर देखते और बोल रही होती है। लेकिन ऑनेस्टली मैं तो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गई हूँ कि ये सब चीजें यहाँ पे हो गया, क्योंकि नोवेल के अंदर मैं बिल्कुल किसी एक्स्ट्रा की तरह थी, जो कि मेन स्टोरी के शुरू होने से पहले ही मारी गई थी। और डिस्क्रिप्शन के अनुसार मेरे को तो जो मेन कैरेक्टर की मदर है उससे पहले ही मारा जाना चाहिए था। तो उस वजह से मैंने भी कभी उम्मीद नहीं करा था कि ये जो स्टोरी है बिल्कुल किसी अलग रास्ते में चला जाएगा। और ये क्या बर्फ, ये तो मेरे पहली बार है जब मैंने अपने पूरे लाइफ में बर्फ को देखा होगा, और ये तो सही में ही बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी है। तो फिर कितना लंबा टाइम हो गया जब मैं किसी बाहर की दुनिया में गया हूँगा, और ये जो बाहर की दुनिया ये तो सही में बहुत ज्यादा ब्राइट है। लेकिन न बोलते वो याद करती है कि उसके आंटी ने बोला था कि उसके मन में जैसे भी है वो वैसे जी सकती है अपनी जिंदगी को। अभी वो याद करके वो बोल रहे होते तो फिर चलो मैं भी चलती हूँ उस टावर में जहाँ पे डर्मॉइड रहता है। और भले मेरी जो स्टोरी है बिल्कुल किसी अलग रास्ते में जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं जब 17 साल की हो जाऊंगी तब मैं मारी जाऊंगी, वो भी अपनी किस्मत की वजह से। अब मैं तो ये भी उम्मीद नहीं करूँ कि जो डर्मॉइड है वो मेरे को प्रोटेक्ट करेगा, तो फिर ज्यादा अच्छा है कि मैं अबॉन्डेंट हूँ। आज ना बोलने के साथ हम देखते वक्त बहुत ही बड़े से कासल के सामने आ जाती है और फिर वहाँ पे आके बोल रही होती है जो मेन रीजन है जिसकी वजह से मैं इस मैजिक टावर के यहाँ पे आई हूँ, क्योंकि मेरे पास बस 7 साल ही बचे हुए हैं अभी। आज ना बोलने के साथ ही वो वहाँ पे गार्ड के सामने आके खड़ी हो जाती है और फिर उसके बाद वो जो गार्ड होते हैं उसको अपने पीछे लेके जाने लग जाते हैं। और फिर आना दुआ से बोल रही होती है एक ड्रैगन के लिए जिसने कि 1000 साल की जिंदगी को जी के रखा है, उसके लिए टाइम पल के झपकाते ही गुजर जाता है, लेकिन मेरे लिए इतना ही काफी है और मैं किसी भी चीज के लिए नहीं मांग रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई भी महान अचीवमेंट नहीं है, वो भी जिंदगी को जीने के लिए। और ना बोलने के साथ ही हम देखते वो कासल के अंदर आ जाती है और फिर जैसे वहाँ पे दरवाजा खुल रहा होता है राना दुआ से बोल रही होती है मैं तो छोटे छोटे लग्जरी से ही बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगी, क्योंकि मैं तो अपने पास्ट लाइफ को ज्यादा भी एंजॉय नहीं कर पाई थी इससे पहले कि मैं वहाँ से छोड़ के चली आई। अब उसके बाद हम देखते हैं जो वो उस रूम के अंदर बैठ के चाय पीते बोल रही होती है मेरे को तो यहाँ पे आए हुए पूरा 2 घंटे हो गए हैं और यहाँ पे आके जितना मैंने उम्मीद करा था ये लोग तो उससे भी ज्यादा मेरे को इंतजार कराए जा रहे हैं। लेकिन वेल इसमें तो मैं भी कुछ नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि अगर अचानक से ही तुम्हारे दरवाजे के सामने तुम्हारी बेटी आ जाए जिसके बारे में तुम कभी भी नहीं जानते हो तो ये तो सरप्राइजिंग होता है मेरे लिए भी। लेकिन खैर मेरे को तो हमेशा से आदत है इस तरीके से ट्रीट होने का। वह यार ये चाय भी यहाँ पे ठंडा हो गया, लेकिन ये चीज भी मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। तो फिर अगर ये लोग लगातार ही मेरे को इस तरीके से यहाँ पे इग्नोर करते रहे तो फिर मैं नेचुरली इस जगह में भी सेटल हो जाऊंगी। और इस मैजिक टावर के अंदर रहना ये तो बहुत ज्यादा आसान है, जहाँ पे मैं पहले उस ड्रैगन लेयर में रहती थी उस जगह से, और यहाँ पे तो खाना मिलना ये भी बहुत ज्यादा आसान है मेरे लिए। तो फिर इस तरीके से तो मेरे को भूखा भी नहीं रहना पड़ेगा और यहाँ पे तो बहुत सारे बुक्स भी है, उस वजह से मैं यहाँ पे बोर भी नहीं होंगी। और हाँ, जब तक मैं अपने फादर के नजरों से दूर रहती हूँ तब तक मेरे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि वो तो एक ऐसे आदमी है जिन्होंने एक टाइम में ब्लैक ड्रैगन बेजर जी को प्यार करा था। लेकिन भले वो दोनों एकदम अलग ही प्रजाति के, लेकिन अगर वो दोनों साथ में होते वो बहुत ज्यादा खुश होते आपस में। लेकिन काश अगर वैसा होता तो। और 10 साल पहले जो पूरी दुनिया एक बहुत ही बड़े चेओस में आ गया था, जब मेलबुलेट का जो किंग था उसने पूरी दुनिया में अपने कर्ज को फैला दिया था, और जिस वजह से जितने भी स्पिरिट थे वो एकदम ही रैम्पेज में चले गए और फिर लिविंग और डेड के बीच का जो बाउंड्री था उसको तोड़ के बाहर आ गए। तो फिर उसी डिजास्टर को खत्म करने के लिए जो डर्मॉइड था, जो मॉवलेट स्पिरिट किंग थे, उनके सब्जुकेशन फोर्स को ज्वाइन कर लिया और उस ग्रुप के अंदर दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर थे। और उन्हीं वॉरियर के बीच में मेरी मदर भी थी जिसका नाम बजर्चे थी। अब वो बिल्कुल ही दूसरे ड्रैगन की तरह नहीं थी, जहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा कंपोजिट और दूसरों के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली भी थी और साथ में बहुत ही गर्म दिल की थी, जो कि इस दुनिया के लोगों को बहुत ज्यादा प्यार करती थी और साथ में उन लोगों की केयर भी करती थी। और उसी वजह से जो डर्मॉइड था उनके प्यार में आ गया और ये सब मानो बिल्कुल ही उनके किस्मत में लिखा हुआ था। और यहाँ तक कि उन दोनों तो एक दूसरे के साथ प्रॉमिस भी करा कि वो फ्यूचर में हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ रहेंगे। और उसी तरीके से मेलबुलेट किंग का जो स्पिरिट था उसको डिफीट कर दिया सभी लोगों ने मिलके। लेकिन उसके बाद
बजरचे तुम अचानक से ये सब क्यों बोल रहे हो? आखिर तुम सही में हमारे एंगेजमेंट को यहाँ पे खत्म करना चाह रहे हो क्या? वही तो झूठ होगा है ना, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने कभी भी मेरे को प्यार ना करा हो। तो फिर मैं पक्का से बता सकता हूँ कि कोई दूसरा रीजन होगा तुम्हारे ये सब बोलने के पीछे। तो फिर प्लीज मेरे को सच बोलो बजरचे। आतना बोलते ही जैसे डरमॉट पीछे से उसके कंधे को छूता है। जो बजरची होती है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, फिर तुरंत उसके ऊपर हमला करते हुए बोल रहे होते हैं मेरे साथ दूर हो जाओ। और फिर हमने से हम देखते हैं जो डरमॉट उसका हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। फिर वो बोल रहा होता है बजरचे तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों करा? अब सुनने के बाद बजरचे बोल रहे होते हैं तुम ह्यूमन का जो बदबू होता है उसी से मेरा दिमाग खराब हो जा रहा है, तो उसी वजह से मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। और अगर मेरे को पहले से पता होता कि अगर तुम इतने ज्यादा जिद्दी और दिक्कत खड़ी करने वाले ह्यूमन हो तो फिर मैं तो कभी भी तुम्हारे साथ इन्वॉल्व नहीं होती। लेकिन खैर शायद तुम एक बहुत ही बड़े वाले मूर्ख हो गए या फिर शायद तुम कोई बुद्धू हो गए। तो फिर ये जो बेकार सा गेम है जो कि हम दोनों के बीच में था वो यहीं पे खत्म होता है। और फिर उसी तरीके से उन दोनों के बीच का जो प्यार था वो बहुत ही बुरी तरीके से उस दिन खत्म हो गया। लेकिन असलियत में जो बजरचे थी उसने तो एकदम सच्चे मन से डरमॉट को हमेशा प्यार करा था। लेकिन वो इस तरीके से बस इसलिए एक्ट कर रही थी क्योंकि वो डरमॉट को नहीं बताना चाह रही थी कि जो मैलेवोलेंट का स्पिरिट था उसने उसको कर्स दे दिया था, जिसकी वजह से उसके पास बहुत ही कम जिंदगी बचा था जीने के लिए। लेकिन जैसा कि मेरे को असलियत पता है वो भी उस नोवेल को पढ़ने के बाद, शायद उसी वजह से मैं डरमॉट को रोक सकती हूँ, वो भी एक विलन बनने से। लेकिन रियलिस्टिक में बताऊँ तो ये चीज बिल्कुल ही नामुमकिन है क्योंकि वो तो एक ऐसा इंसान है जिसने कि अपने इमोशंस को सील कर लिया था जब उसको धोखा मिला था वो भी बजरची से। तो फिर शायद कोई और होता वो कर सकता था, लेकिन जैसे कि मैं हूँ मेरे लिए चीज तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। तो फिर उस वजह से मैं यहाँ पे किसी भी बड़े से मुसीबत को खड़ी नहीं करना चाह रही हूँ। और उसी रूम के अंदर वो बैठे बैठे ये सब सोच ही रही होती कि होते में उस रूम के अंदर डरमॉट आके बोल रहा होता है अच्छा तो फिर तुम वही लड़की हो जो कि क्लेम कर रही है मेरे बेटी होने का, लेकिन तुम तो अब हिसाब को चुकता करोगे, वो भी उस टाइम के लिए जो कि तुमने मेरे से चुराया है। और फिर वही सब सुनने के बाद जो जैना होती उसके तब देखते हुए बोल रहे होती ये आदमी यही मेरा बायोलॉजिकल फादर है डरमॉट बेलपेनियन। तो फिर जैसे कि तुमने उम्मीद करा था एक फाइनल बॉस है, इसका प्रेजेंस ही बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग है। मगर तुम्हें डरमॉट बोल रहा होता है मेरे को चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करो। और वो सब सुनने के बाद उसका जो साथी होता है वो बोल रहा होता है और ड्रैगन क्लैन से जो लेटर आया है उसके मुताबिक इससे पहले कि जो ब्लैक नाइट ड्रैगन बजरचे थी उसने अपने लास्ट सांस को लिया था, उसने तभी रिवील्ड करा था कि ये जो बच्ची है इसका असली बाप जो मैजिक टावर का लॉर्ड है वही है। लेकिन ये सब तो बस एक क्लेम है जो कि वो ड्रैगन क्लैन कर रहा है। लेकिन वो इतना सुनते ही जो डरमॉट होता है वो तुरंत अपने हाथ को आगे करता हुआ बोल रहा होता है बजरचे हाँ। और वो देखने के बाद जो जाना होते परेशान होकर सोच रही होती कि ऐसा तो नहीं यहाँ पे तुरंत ही मेरे को इस जगह में जान से खत्म करने का प्लानिंग कर रहा है। लेकिन उसके इतना सोचते जो डरमॉट होता है वो तुरंत ही अपने हाथों से उसके गालों को पकड़ लेता है और फिर उसकी तरफ देखता हुआ बोल रहा होता है हाँ ये तो पक्का सी बिल्कुल ही अपने मदर की तरह दिख रही है मेरे को। और उसका ऐसी रिएक्शन देखने के बाद जो जाइना होते वो सोच रही होती है मैं इसको तो किसी भी इमोशन को यहाँ पे पढ़ नहीं पा रही हूँ, वो भी जैसे ये देख रहा है मेरी तरफ उससे, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपने आंखों को उससे हिला क्यों नहीं पा रही हूँ। तो फिर कहीं बस ये सब इसलिए तो नहीं क्योंकि हम दोनों का जो आंखों का कलर है वो बिल्कुल ही सेम है। और इतना सोचने के साथ डरमॉट भी बोल रहा होता है ब्लू आईज बिल्कुल ही मेरी तरह। तो फिर क्या हुआ, खाली ब्लू आई से ये प्रूफ नहीं होता कि तुम मेरी बेटी हो, लेकिन उस औरत ने तो मेरे को इतना ज्यादा डिस्पाइस करा है जिस वजह से वो तो मेरे आंखों के सामने भी खड़ी नहीं हो सकती है कभी। तो फिर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि उसने किसी बच्चे को जन्म दिया होगा। तो फिर मेरे को अब इन सब चीजों के बारे में कभी भी नहीं सुनना है। अब इतना बोलने के साथ ही डरमॉट तुरंत वहां से जाता हुआ बोल रहा होता है मेरे को ये तो नहीं पता कि तुम किस तरीके के एक्सपेक्टेशन को लेके यहाँ पे आए हो, लेकिन ये चीज तो सही में एक बहुत ही बड़ा मजाक है। और ना बोलने के साथ डरमॉट वहां से चले जाता है। उसके बाद जो जाइना होती है वो सोच रही होती है जैसा कि मैंने उम्मीद करा था जो डरमॉट है वो तो रिफ्यूज कर रहा है मेरे को अपनी बेटी मानने से। तो फिर अगर मेरे मदर का प्रिडिक्शन सही है तो फिर अगला। और फिर उतने में जो डरमॉट का साथी होता है उसको बोल रहा होता है हाँ मेरे को तो कभी भी नहीं लगा था कि चीजें ऐसा हो जाएगा, लेकिन बात का जो साफ सफाई होता है वो हमेशा मेरे ऊपर ही आ जाता है, क्या ही पेन है यार। तो फिर जैसे कि तुम देख सकते हो इस टावर के जो लॉर्ड है वो यहाँ पे बिना बोले चले गए हैं, उसी वजह से इसके बाद का जो डिसीजन होगा वो सबको मेरे को ही लेना होगा अभी। तो फिर छोटी लड़की मेरे को ये बताओ कि अभी मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ। और फिर तुम बता जाता कि ये जो लड़का होता है इसका नाम मिचेल बेलपेनियन होता है और ये 18 साल का होता है और नॉवल के अंदर ये एक बहुत ही ज्यादा भरोसेमंद और साथ में नेफ्यू की तरफ सर्व करता है, वो भी फाइनल बॉस डरमॉट के लिए। और फिर बाद में जाके ये डरमॉट के जितने भी बुरे काम रहेंगे उन सब में भी कंट्रीब्यूट करेगा और फिर जिस वजह से वो भी खुद में एक विलन बन जाएगा। और फिर उसके बाद वो डरमॉट के लेगेसी को भी आगे बढ़ाता जाएगा और फिर उसको सभी लोग जीनियस मैजिशियन के नाम से जानेंगे। लेकिन एंगेज में अपने पेरेंट्स को खोने के बाद उसने अपना पूरा फोकस मैजिक और अचीवमेंट के ऊपर ही कर लिया था,
उसी की वजह से इसका जो अभी का पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल ट्विस्टेड हो गया है और फिर उसको एक बहुत ही भयानक से फ्यूचर के साथ भी सामना करना पड़ेगा। और फिर तुम्हें मिचेल बोल रहा होता है मैं तो सोच रहा हूँ कि तुम्हें मैं किस तरीके से डिस्पोज करूँ। और वो सब सुनने के बाद जो जाइना होती है वो सोच रही होती है। इसको देखने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसके सामने जो बच्ची है उसके साथ खेलने का आइडिया के बारे में सोच के इसको मजा आ रहा है। और फिर मिचेल दोबारा से बोल रहा होता है बच्चे मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ, लेकिन उतना सुनते जो जाइना होते वो तुरंत अपने चाय को पीने के बाद उसको बोल रही होती है तुम एकदम ही फ्री फील कर सकते हो वो भी मेरे साथ कुछ भी करने के लिए। और उसके बाद सुन के जो मिचेल होता है वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है वहाँ पे। अब वो सोच रहा होता है इस बच्चे के साथ क्या गलत है, यहाँ पे मेरे सामने डरने की वजह ये तो यहाँ पे बहुत ही शांति के साथ बैठी हुई है, तो फिर क्या इसको अभी का सिचुएशन जरा से भी समझ में नहीं आ रहा है क्या। तो फिर चलो मैं भी देखता हूँ कि मैं जब इसके घाव के ऊपर हाथ रखता हूँ तो उसको कैसा महसूस होता है। और इतना सोचने के साथ ही मिचेल उसको बोल रहा होता है मैं तो शर्त लगा सकता हूँ कि तुम यहाँ पे बहुत ही टचिंग से रियूनियन के बारे में सोच रहे होगे है ना, वो भी अपने फादर के साथ, लेकिन जो सब कुछ भी हुआ यहाँ पे वो सब तो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा निराशाजनक था है ना। और जैसे कि तुम देख सकते हो उस मैजिक टावर के जो लॉर्ड है अपने ब्लड रिलेशन के लिए जरा सा भी चिंता नहीं करते हैं और ये चीज तो सही में बहुत डिसअपॉइंटिंग है। हाँ वैसे मेरा नाम मिचेल है, तो फिर मैं गैस कर रहा हूँ कि तुम मेरे को अपना कजन बुला सकते हो, तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनो और सेड जो रास्ता है तुम्हारे लिए वो भी इस जगह में सरवाइव करने के लिए। लेकिन वो सुन के जेना बोल रहे होते जेना, और सुन के मिचेल कंफ्यूज होकर बोल रहा होता है क्या तुमने क्या बोला। वो सुन के जेना दोबारा बोल रही होती है मेरा नाम अरशद नहीं है, मेरा नाम जेना है। अब वो सुनने के बाद मिचेल बोल रहा होता है लेकिन लेटर में तो तुम्हारा नाम अरशद लिखा हुआ था। अब वो सुनने के बाद जो जाना होते वो सोच रहे होते वो जो नाम है उसको तो मेरे रिलेटिव्स ने दिया था मेरे को, क्योंकि उन लोगों ने बोला था मैं जो ओरिजिनल नाम है बिल्कुल किसी ह्यूमन जैसा लगता है उन लोगों को। और फिर वो सब सोचने के बाद वो बोल रही होती है मेरा ओरिजिनल नाम जाइना है, तो फिर उसी वजह से तुम प्लीज मेरे को वही बोलना। अब सुनने के बाद मिचेल बोल रहा होता तुम्हारे दो नाम है और दोनों ही बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो फिर क्या होगा अगर मैं मना कर दूं तुम्हें वो बुलाने से। तो अब वो सुनने के बाद जाइना बोल रही होता अच्छा अगर तुम ऐसा बोलोगे तो फिर मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, वो भी चलेगा मेरे लिए। और इतना सुनते ही जो मिचेल होता और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब वो सोच रहा होता डैम ये चीकी ब्रैट, भले कितना भी ज्यादा मैं इसको थ्रेटन क्यों ना कर रहा हूँ इसके ऊपर तो जरा सा भी कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, और क्या सही में कोई बच्ची है क्या ये, और देखने में बिल्कुल भी रियल नहीं लग रही है मेरे को क्योंकि वो तो ड्रैगन है। लेकिन इस टाइम में इसको खुद के पोजीशन को पूरी तरह से समझा दूंगा। और ना बोलने के साथ जो मिचेल होता है वहाँ पे थोड़ा सा डर की एक्टिंग करने लग जाता है और फिर बोल रहा होता है बच्चे तुम्हारे लगेज को वहाँ पे रख के आओ और मैं अभी तुमको इस पूरे मैजिक टावर का टूर देने वाला हूँ। और ना बोलने के साथ ही जो जाइना होते है वहाँ पे मिचेल के साथ उस मैजिक टावर के अंदर घूमने लग जाती है। और फिर उसके बाद जो जाइना होती है बाहर की तरफ देखते हुए बोल रही होती है ये क्या बाहर तो बर्फ गिर रहा है और जो सीजन है वो तो पूरा ही चेंज हो गया है अभी। और फिर उतने में जो मिचेल होता है उसको बोल रहा होता है यहाँ पे जितने भी विंडोज है वो यहाँ पे अलग अलग लैंडस्केप और साथ में अलग अलग सीनरी दिखाते हैं। और वो सुनने के बाद जो जाइना होती है वो बोल रही होती है ये चीज तो सही में बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। मगर तुम्हें मिचेल उसको चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है तुम बहुत ही लंबा टाइम लगा रहे हो वहाँ पे, जल्दी करो यहाँ पे और तुम वहाँ पे खड़े होकर क्या कर रहे हो। और ना सुनते जाना दोबारा से उसके पीछे जाने लगती है और फिर जो मिचेल होता है दोबारा से उसको बोल रहा होता है अगर तुम यहाँ हुआ ऐसे भटकते रहे तो फिर मैं तुमको पीछे छोड़ के चले जाऊंगा। और तुम्हें जरा सा भी आइडिया है कि ये जो मैजिक टावर ये कितना बड़ा है और यहाँ पे जितने भी सीलिंग्स या फिर वॉल्स है वो सारे के सारे मैजिक के द्वारा ही बनाया गया है, खास तौर पे तुम जैसे छोटे से कमजोर क्रिएचर्स के लिए। और ये तो एकदम ही परफेक्ट है तुम्हारे लिए यहाँ पे खोना और यहाँ पे जाके ट्रैप्स में फंस जाने के लिए। तो फिर ये सब सुनने में कैसा लग रहा है, क्या तुम्हें डर लग रहा है ना। अब वो सुनने के बाद जाइना भी बोल रही होती है हाँ मेरे को डर लग रहा है। अब वो सुन के मिचेल बोल रहा होता तो बच्चे तुम्हारे भलाई के लिए बोल रहा हूँ कि तुम मेरे साथ चिपके रहना। लेकिन ना सुनने के साथ ही जाना सोच रही होती है अगर मैंने अपने पास्ट लाइफ की मेमोरीज को याद करके नहीं रखा होता तो फिर मैं तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती, वो भी इस फैमिली को पाके और वो भी इस प्रैंक्स के साथ। लेकिन मैं उस चीज को भूल नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं तो एक ऐसी एग्जिस्टेंस हूँ जिसका कि कभी भी किसी भी जगह में वेलकम नहीं करा गया। तो फिर उस वजह से मेरा जो मकसद है इस छोटे मोटे लग्जरीज को यहाँ पे एंजॉय करने का है क्योंकि जो फैमिली है मेरे लिए अभी जरा सा भी एग्जिस्ट नहीं करता है। और ना बोलने के साथ ही जो मिचेल होता है उसको एक दूसरे रूम में लेके आ जाता है, फिर उसको बोल रहा होता है यह हमारा मैजिक टावर का डाइनिंग हॉल है। और फिर उसी जगह को देख के जिन्हें भी बहुत हैरान होकर बोल रही होती है वाओ यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा खाना है। तो फिर शायद ड्रैगन क्लैन ने मेरे को अबंडेंट कर दिया, ये तो सबसे बेस्ट चीज हुआ है मेरे साथ, वो भी आज तक में। और उसके भी अलावा मैंने तो ये सुना है कि जितने मेजेस है उनको ज्यादा सब इंटरेस्ट नहीं होता है वो भी खाने में, और ये तो देखने में बिल्कुल ही सच लग रहा है मेरे को अभी। लेकिन ना बोलते वहाँ पे जितने मेजेस होते हैं वहाँ पे उसको देख के बोल रहे होते हैं एक बच्चा हमारे मैजिक टावर के अंदर क्या कर रहा है, और वो तो अभी मिचेल के साथ है। हे बच्चे तुम कौन हो और तुम यहाँ पे कहाँ से आए हो। और ना सुनने के साथ जो जिन्हें होते वो सोच रही होती है यहाँ पे सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन होते हुए जो मिचेल होता है सबकी तरफ देखता हो गुस्से में बोल रहा होता है तुम क्या देख रहे हो हाँ, और क्या तुम लोगों को कुछ चाहिए क्या अभी।
इतना सुनते उन सबका भी पूरा डर के हमारी हालत खराब हो जाता है। वो लोग बोल रहे होते सॉरी सॉरी माफ करना। अब वो सुनने की वजह ना सोच रहे होते शायद वो जो नॉवल है वो एकदम सही बताता है, वो भी इसके खराब टेम्पर के बारे में। तो फिर शायद उसी वजह से मेरे को यहाँ से एस्केप कर लेना चाहिए जल्दी से, इससे पहले कि मैं यहाँ पे क्रॉस फायर में फंस जाऊँ। इतना सोचने के साथ जीना होते वो तुरंत ही उस टेबल के ऊपर से जाके खाना उठा लेती है। अब वो सब देख के मिचेल बोल रहा होता है वहाँ पे बहुत सारे प्लेट्स और टंग भी रखे हुए हैं, तो फिर तुम अभी अपने हाथों का क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, और अगर तुम अभी इस तरीके से खाओगे तुम्हारे जो कपड़े वो भी गंदे हो जाएंगे, तो फिर चलो उसको यहाँ पे रख दो तुम। इतना बोलने के साथ ही मिचेल उन सारे खानों को प्लेट के ऊपर रख के उसको दे देता और फिर उसके बाद वो उसको बोल रहा होता है अच्छा तो जितने भी नोबल ड्रैगन क्लैंस है उन लोगों को ये भी नहीं पता कि जो ह्यूमंस है वो किस तरीके से अपने खाने को खाते हैं, लेकिन न सुनते जो ना बोल रही होती है सब मैं खुद से मैनेज कर सकती हूँ, तो फिर उस वजह से तुम मेरे को अकेला छोड़ दो। अब वो सुनने के बाद मिचेल बोल रहा होता है क्या तुम अभी ये बोलना चाह रहे हो कि मुझ जैसा जो लोली ह्यूमन है वो तुम्हारे सेम टेबल में बैठ नहीं सकता है। हाँ ये लड़की इसके साथ तो डील करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और हाँ मैं तो ऑलमोस्ट तुम्हें मेंशन करना ही भूल गया था कि इस मैजिक टावर का जो डाइनिंग हॉल है वहाँ पे तुम अपने खाने को बिना खत्म करे हुए नहीं छोड़ सकते हो क्योंकि वो फॉरबिडन है, तो फिर उस वजह से तुम्हारे प्लेट में जो सब कुछ भी है तुमको उसको खत्म करना होगा। और मैं अभी से तुमको इस चीज के बारे में वार्न कर रहा हूँ। लेकिन न सुनने के साथ जीना होते सोच रही होती नॉवल में तो ये बताया गया था कि ये मैजिक को छोड़ के किसी दूसरी चीज में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये तो एकदम ही अलग है। इतना सोचने के साथ ही जैसे वो अपने खाने को खाते वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर उसका ऐसे रिएक्शन देखने के बाद जो मिचेल होता है वो सोच रहा होता है ये तो अभी ऐसे रिएक्शन दे रही है मानो ये पहली बार अपने लाइफ में ब्रेड को खा रही है। लेकिन न बोलते जो मिचेल होता है वो देखते वहाँ पे जो जीना होती है वहाँ पे रोने लग जाती है। अब वो देख के वो भी कंफ्यूज होकर बोल रहे होते है क्या हो गया और वो भी रो क्यों रही है। तो फिर यही पे आज का हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो उसके आगे अब क्या होगा, क्या जीना अपने फादर के प्यार को हासिल कर पाएगी या फिर जो मिचेल उसको यही पे खत्म कर देगा, ये सब जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर आप लोग का सीरीज पसंद है जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताइए और साथ में जो भी नया चैनल पे जल्दी सब्सक्राइब कर दियो, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और हमें को पता है ये वीडियो बहुत ज़्यादा छोटा है क्योंकि इसके जो आगे के चैप्टर्स है वो नहीं आए हैं, तो फिर जैसे इसके आगे चैप्टर आएंगे मैं तुरंत एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।